नमस्कार मित्रों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 12 और 13 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का। डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको यहाँ पर मिल रही है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। पहला जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे हम कब बनाते हैं। तो जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है इसको हम बनाते हैं यहाँ पर 11 नवंबर। ठीक, 11 नवंबर बनाते हैं और इसको हम बनाते हैं मौलाना आजाद के जन्म दिवस पर। मौलाना आजाद के जन्म दिवस पर बनाते हैं। इनका जो जन्म है वो 11 नवंबर 1888 में हुआ था। कहाँ पर भाई? मक्का सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, मक्का सऊदी अरब के अंदर जो उनका जन्म हुआ था। एक इनकी जो पत्रिका है वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, 1921 में इन्होंने चलाई थी, वो थी अल हिलाल। ठीक है, इसका जो है प्रश्न बनने की संभावनाएं है आपके एग्जाम में। ठीक है, एक यहाँ पर और चीज महत्वपूर्ण थी, इन्होंने जो है अल ब्लाग की स्थापना भी करी थी यहाँ पर। उसको वो एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती हैं, अल बहाग। ठीक है, ये जो है एग्जाम में प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। तो ये पूरा यहाँ पर महत्वपूर्ण था। और एक और चीज इनके पास यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ये जो है सबसे कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, वो भी यहाँ पर इनके लिए एक उपलब्धि है कि सबसे कम आयु में अध्यक्ष बनने वाले कौन हैं, तो वो है यहाँ पर मौलाना आजाद। ठीक है, मात्र जो है इनकी जो है 35 साल की आयु में जो है ये बन गए थे। ठीक है, इनकी उस समय एज थी यहाँ पर 35। ठीक है, 35 एज में जो है ये यहाँ पर अध्यक्ष बन चुके थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1923 में जो है ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1923 में ये अध्यक्ष यहाँ पर बने थे। तो इतने फैक्ट आपके लिए यहाँ पर वो जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो इन्हीं के दिवस पर हम जो है क्या बनाते हैं भाई? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम यहाँ पर क्या है, जो 2025 में यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये जो है शुरू किया गया है कहाँ पर भाई? ये जो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर मित्र शक्ति 25। तो बी जो है आपके पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है कर्नाटक में। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच जो है ये कर्नाटक के अंदर बेलगामी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कर्नाटक में अंदर कहाँ? बेलगांव में। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है यहाँ पर। ये स्टार्ट है। ठीक है, 23 नवंबर से जो है ये यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को किस परियोजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए जाने का प्रस्ताव यहाँ पर है, तो वो है यहाँ पर स्पोर्ट सिटी। ठीक है, स्पोर्ट सिटी यानी खेल नगरी, इसको बनाए जाने के लिए भी जो है प्रस्तावित है। बात कर लेते हैं डिटेल में। परियोजना का प्रकार यह होगा कि बहु खेल स्पोर्ट सिटी के रूप में इसको पुनर्निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने ओलंपिक की दावेदारी की है यहाँ पर 2036 के लिए भारत ने ओलंपिक की दावेदारी की है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा डेवलपमेंट यहाँ पर भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विशेषता क्या है यहाँ पर? मल्टी स्पोर्ट्स अरेना, एथलीट आवास, प्रशिक्षण और पुनर्प्राप्ति क्षेत्र यहाँ पर है। समय सीमा और लागत अभी तय नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो मॉडल होगा वो कतर और ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट सिटी परियोजना में इसका जो है मॉडल तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर शेखा नासिर अल नोवेस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला प्रमुख यहाँ पर बनी है? तो यहाँ पर जो बनी है वो है हमारे पास यहाँ पर सही आंसर जो इसका हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इसका यहाँ पर सही आंसर है। बात कर लेते हैं डिटेल में। ठीक है, जो उनकी कार्यकाल की जो अवधि होगी वो 4 वर्ष होगी। जनवरी 2026 से जो है इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। यहाँ पर पुष्टि यहाँ पर जो स्पेन के अंदर
यूएन टूरिज्म कार्यक्रम परिषद की जो स्थापना की गई है, वहाँ जो कॉन्फ्रेंस था वहाँ पर इसकी जो है पुष्टि की गई है। ठीक है, इससे पहले जो है ये रोटेना होटल्स में कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट, अबू धाबी चैम्बर्स की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो अध्यक्ष रही हैं, अबू धाबी बिजनेस वुमेन काउंसिलिंग के मेंबर रही हैं। जिम्मेदारी इनके ऊपर बहुत है, पर्यटन की जिम्मेदारी है, डिजिटल नवाचार है, और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, युवा और महिला सशक्तिकरण है, और पारदर्शी शासन यहाँ पर इन्होंने रखा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 2025 का बुकर पुरस्कार विजेता लेखक डेविड स्लेजे। तो ये प्रश्न बनने की संभावना है कि भाई बुकर जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? डेविड स्लेजे को। ये जो है किस देश से यहाँ पर संबंधित है? तो ये जो है हंगरी और ब्रिटेन से संबंधित है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। लंदन में 10 नवंबर 2025 को आयोजित समारोह में हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे को उनके उपन्यास फ्लैश, ठीक है, इनका उपन्यास कौन सा है भाई? फ्लैश। तो ये जो है एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, उपन्यास कौन सा है? फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड के तहत उन्हें 50,000 पाउंड की जो राशि है और ट्रॉफी यहाँ पर दी जाएगी। और पिछले साल की जो विजेता हैं समांथा हार्वे, ठीक है, उन्होंने ही जो है इनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया है। तो ये काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, हाल ही में ही पारित असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 का मुख्य पर्पज यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ जो मुख्य उद्देश्य है वो है यहाँ पर भाई एक से अधिक विवाह करने की प्रथा पर रोक लगाना है। ठीक है, एक से अधिक विवाह की प्रथा पर जो है वो यहाँ पर रोक लगा दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं जो यूसीसी लागू किया गया था वो कहाँ पर भाई? उत्तराखंड में लागू किया गया था। तो ये भी आपको याद करना है। तो दो ऐसे जो है राज्य हो चुके हैं अब जिन्होंने जो हमारे पास जो सामाजिक जो प्रथाएं हैं उन पर कुछ प्रतिबंध लगाने का काम किया है। बात करेंगे डिटेल में। यदि किसी व्यक्ति की पहली शादी अभी भी वैध है तो वह दूसरी शादी यहाँ पर नहीं कर सकेगा। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 7 वर्ष तक की सजा यहाँ पर हो सकती है। और कुछ ऐसे जो समुदाय हैं उनको यहाँ पर बाहर रखा गया, हम लोग देख लेते हैं। यह जो कानून है वो अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी हैं, यह संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा महत्वपूर्ण भाई, ये आपको याद करना है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। और 2005 से पहले हुई अनुसूचित क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत वैध शादियां भी इस कानून के दायरे से बाहर रखी गई हैं। तो 2005 से जो पहले शादी हुई है वो इसमें बाहर रखी गई हैं। और इसमें जो बाहर रखे गए हैं एसटीज के जो कानून है, ठीक है, और 6ठी अनुसूची में रखे गए। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर भी जो जनजातीय समुदाय थे वो भी यहाँ पर बाहर रखे गए थे इस कानून से। ठीक है, तो ताकि उनकी जो पारंपरिक संरचना है उनको यहाँ पर उनका सम्मान करते हुए उनको जो है बाहर रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है वो 85वां स्थान यहाँ पर मिला है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट, भारत जो है कुल मिलाकर 57 देशों में जो है वीजा मुक्त यहाँ पर आगमन कर सकता है। ठीक है, और ये जो जारी करने वाली संस्था है वो है यहाँ पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पर जारी करती है। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि बांग्लादेश ने किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाकर दक्षिण एशिया का पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया है? ठीक है, जो दक्षिणी संधि यहाँ पर अपनाई है बांग्लादेश ने, तो वो यहाँ पर जो गौरव प्राप्त किया है वो है यहाँ पर यूएन कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूजेज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। ठीक है, यूएन वाटर कन्वेंशन की जो संधि है वो यहाँ पर जो है इसने अपना ली है। ठीक है, बात करें थोड़ा डिटेल में और भारत के पर्सपेक्टिव से भी बात करने वाले हैं क्योंकि भारत के साथ भी जो है ये सीमाओं को साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश ने 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय यानी यूएन वाटर कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया और इसे करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश यहाँ पर बन चुका है बांग्लादेश, जो साझा जल निकायों के सतत और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने वाला एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय जो है समझौता है। 1992 में और हेलेंस्की में जो है इसकी स्वीकृति की गई थी
और अगर बात करते हैं 1996 में संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक आयोग के तहत इसको बनाया गया है। जो वैश्विक पहुंच है इसकी 2016 से सभी यूएन जो मेंबर हैं उनके लिए इसका जो है डोर खोल दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो बांग्लादेश है और इंडिया है, कई ऐसी नदियां हैं जो यहाँ पर दोनों देशों को साझा करती हैं। कई जो नदियां हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पर गंगा ही है, एक है हमारे पास यहाँ पर तिस्ता। ठीक है, भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, भारत इसका मेंबर नहीं है और बांग्लादेश इसका जो मेंबर बन चुका है। लेकिन भारत क्या करता है, भारत ने बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसी ट्रीटी की गई हैं, लगभग अगर बात करता हूँ 50+ ऐसे रिवर हैं जो भारत और बांग्लादेश के साथ सीमाओं को साझा करते हैं। जब बांग्लादेश इसका मेंबर बन चुका है तो इनके संबंधों, यानी जो रिवर का जो हम यूज करते हैं, इनके संबंधों में अब यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है, क्योंकि जो है बांग्लादेश का मेंबर बन चुका है लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या है, अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें अपनी पॉलिसी में चेंज करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, वह भारत के विरोधी गुट में जो है वो शामिल हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। और भारत जो है, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता हो, और ऐसे ही जो है हमने गंगा तिस्ता के लिए समझौता किया बांग्लादेश के साथ। भारत हमेशा ही यहाँ पर इस संगठन के साथ नहीं जुड़ा है, वो केवल पर्टिकुलर एक देश के साथ यहाँ पर जो है समझौता करता है। लेकिन इससे जो है भारत की जो जियो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होने वाली है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ था जो बांग्लादेश ने यहाँ पर जो मेंबर ज्वाइन किया है। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि अमित शाह द्वारा 10 नवंबर 2025 को भारत के सहकारी बैंकों के लिए लॉन्च की गई 2 मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर वो कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। जो 2 मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर जो लॉन्च की है वो है यहाँ पर सहकारी डीजे पे और सहकारी डीजे लोन। ठीक है, तो ये जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 10 नवंबर में लॉन्च किया अमित शाह के द्वारा और यही भारत के सहकारी मंत्री हैं। ठीक है, और 2 नवीन मोबाइल एप्लीकेशन है सहकारी डीजे पे और सहकारी डीजे लोन, इनको देख लेते हैं। सहकारी डीजे पे जो है एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो यूसीबी ग्राहकों को क्या करेगी भाई, सुगम ऑनलाइन लेन देन की सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। और सहकारी डीजी लोन जो है वो एक डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को आसान ऋण उपलब्ध यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, और जो आपका अमूल हो चुका है, ठीक है, अमूल जो है आपका सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बन चुका है पूरे विश्व का, नंबर 1 पर है। ठीक है, और नंबर 2 पे हो जाएगा आपके पास यहाँ पर इफ्को। ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है, इफ्को और अमूल। अमूल पहले नंबर पे है, इफ्को जो है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो ये सहकारी जो संस्थाएं हैं ये यहाँ पर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मेन रोल जो है वो प्ले करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य में प्रथम श्रेणी में कौन सा राज्य रहा है, तो वो रहा है यहाँ पर गुजरात। ठीक है, गुजरात यहाँ पर जो है वो पहले स्थान पर रहा है। सॉरी, महाराष्ट्र जो पहले स्थान पर रहा है, इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ठीक है, द्वितीय स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। ठीक है, ये आपको याद करना है, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जो शुरुआत 2018 में की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो जल संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना, नवाचार पहलों को प्रोत्साहित करना। इसका जो मकसद है वो जल समृद्ध भारत का निर्माण यहाँ पर करना है। तो एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।